इसमें वो म्यूनिशन रहा होगा, इसमें निश्चित रूप से वो बारूद रहा होगा जिसको लेकर ये ड्रोन आया होगा। फिरोजपुर में इस घर पर जब पाकिस्तान का ड्रोन गिरा तो आग लग गई है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि जब इसको एंगेज किया गया हो या जब इसको अटैक किया गया हो, जब इसको मारा गया हो, उस समय इसमें आग लगी हो और उसके बाद ये किसी घर में गिरा हो और उसकी वजह से इस घर ने आग पकड़ ली हो। मैं ठीक कह रहा हूं विंग कमांडर मिश्रा? यहां पर फिरोजपुर में पाकिस्तान के एक ड्रोन के गिरने से घर में आग लगी है। अब या तो ये बारूद अपने साथ लेकर आ रहा होगा ये ड्रोन, या फिर इसको मारा गया होगा भारत की तरफ से, जो एयर डिफेंस है उसने मारा होगा, उसके बाद इसने आग पकड़ी होगी और वो घर में गिरा तो आग लग गई वहां। जैसे कर्नल उत्कर्ष ने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था कि ड्रोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका पेलोड, और ये वाले जो ड्रोन्स हैं इनके पेलोड मेनली अभी ये लोग आर्म्ड ड्रोन्स हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों होने के चांसेस हैं कि वो उसके पास खुद में एक आर्मामेंट था जो गिरने से फट गया, या फिर इंडिया से उसको रिटेलिएशन में उसको मारा गया और फिर जब वो गिरा तो उसमें आग लगी। तो दोनों के ही होने के चांसेस हैं। ये खबर आ रही थी कि उसे काउंटर किया गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था और वो जब गिरा तो आग लग गई है। सो कुछ भी संभावना, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। और देखिए जब युद्ध होता है तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब युद्ध होता है तो इसमें कोई भी जो पार्टीज होती हैं वो पूरी तरह, एक कोई क्लीन होता है और दूसरे को कोई पूरी इंजरी इन्फ्लिक्ट वहां होती है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही तरफ इसके नुकसान होते हैं और इसीलिए भारत हमेशा से ये मानता रहा है कि युद्ध का दौर कभी नहीं रहता, बुद्ध के रास्ते में ही चलना चाहिए। लेकिन जब मजबूर इतना कर दिया जाए, जब हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि जो शांति का पुजारी है वो भी अपनी शांति को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध आवश्यक समझने लगे, तो उसके सामने फिर कोई और रास्ता नहीं रहता। फिर धर्मो रक्षति रक्षितः वाली बात आ जाती है, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन फिर आगे वाली लाइन भी उसको करना पड़ता है कि आप अपने अहिंसात्मक स्वभाव को बचाए रख सकें, इसके लिए आपको हिंसा कई बार करनी पड़ती है। लेकिन अब इसको मैं उधर लेकर जाना चाहता हूं। ये जो जनरल माथुर आप कह रहे थे कि एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एग्जॉस्ट हो कौन रहा है एक्चुअली, ये दिखाई दे रहा है। तो सर ये पाकिस्तान को भी तो पता होगा कि दिखावे वाला ये काम एक हद से ज्यादा वो करेगा, तो उसके पास तो वैसे भी जो आप कह रहे हैं कि निर्वस्त्र हो जाने के अलावा फिर कुछ, ये बात और है कि दुनिया में ये भी एक थ्योरी है कि निर्वस्त्र से दुनिया बड़ी घबराती। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको दो तीन बातें और बताना चाहूंगा। देखिए किस प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर आपको बताया, दो प्रिंसिपल ऑफ वॉर और बताऊंगा। एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है ऑफेंसिव एक्शन और दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये और भी कई हैं। तो वो जो ऑफेंसिव एक्शन है वो आपको जो देखने को मिला है, वो हमने जो किया उसमें ऑफेंसिव एक्शन आपको देखने को मिला है। अब देखिए पाकिस्तान का क्या आइडिया है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान ने जब पहलगांव किया तो उनका आइडिया ये था कि किसी ना किसी तरीके से वो एक हिंदू मुस्लिम लगा करके और कश्मीरियों को उकसा पाएंगे, और वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान क्या प्रयास कर रहा है, वो उन्होंने पुंछ में गुरुद्वारा साहब पे हमला किया। फिर उन्होंने विश्व के सामने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि भारत ने ननकाना साहब पर हमला करने का प्रयास किया है। अब वो जाकर के वहां पर इस प्रकार की चीजें कर रहा है जिससे कि कहीं ना कहीं कोई सिख का कोई इसमें इशू को उसको उजागर करके और कोई गड़बड़ी फैला सके। मैं ये बता रहा हूं कि उसमें मैंने सरदारों की पलटन कमांड करी है अपने जीवन में, कभी जिंदगी में होगा नहीं क्योंकि उनको पता है वो क्या है, लेकिन उनका ये प्रयास रहा है। और इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार के ड्रोन्स को पंजाब में कई जगह पर भेजा है ताकि वो वहां पर कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट कर सके और फिर ये कह सके कि ये कैजुअलिटी भारत ने स्वयं करवा दी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं घटिया का शब्द का प्रयोग कर रहा था दिनेश, वो इसीलिए कह रहा था कि वो अपने लोगों को मार करके भी ये कह सकते हैं कि ये भारत ने करवाया, इतनी गिर सकते हैं ये। अब इसकी मेरे पास खबर है क्योंकि मैंने फिरोजपुर में बात करी थी जब ये आया था। तो इसमें जो आग लगी है उसमें हो सकता है बारूद भी हो, लेकिन वो हुआ ये है कि घर के बाहर एक कार खड़ी थी और ये जाकर के उस कार पे गिरा है और कार में आग लगी है। तो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मैं उसका जो उद्देश्य है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी ये प्रयास कर रहा है कि भारत में किसी तरह से डिस्टरबेंस कर सके, क्योंकि उनका जो वो ओरिजिनल जो उनकी स्ट्रेटेजी है, जो उनका नेशनल स्ट्रेटेजी जो है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो अभी वो भूले नहीं है। और वो उनको और आज भी ये पता है कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। अभी हमने 1 मिलियंथ भी हमारी
स्ट्रेंथ निकाल के दिखाई नहीं है और उनके ड्रोन्स लगता है मुझे थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी फोर्स को कब और कितना लगा सकें। अब मैं दूसरी चीज जो अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे दिनेश, मुझे मौका दे मैं बताऊंगा। क्या होता है कि सेना कितनी है उसका साइज उतना मैटर नहीं करता जितना ये चीज मैटर करती है दिनेश, कि उसमें से आप कितना कंपोनेंट एट ए पॉइंट ऑफ डिसीजन अप्लाई कर सकते हो। आज पाकिस्तान की आर्मी की समस्या यही है कि जो उनके वेस्टर्न फ्रंट पे जो ट्रूप्स लगे हुए हैं वो एक्चुअली वो दो कोर्स हैं जो कि इनको ऑफेंसिव एक्शन के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो आज की परिस्थिति ये है कि अगर वो अपने पेशावर और क्वेटा वाली कोरों को वहां से निकाल नहीं पाएंगे तो उनके पास भारत के ऊपर ऑफेंसिव एक्शन करने के लिए बहुत कम कैपेबिलिटी रह जाती है। तो ये उनका एक बहुत बड़ी दुविधा है। और अगर वो उन ट्रूप्स को ईस्टर्न साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से अपने वेस्टर्न फ्रंट में एक्सपोज हो जाएंगे। सर वो रिसोर्स क्रंच है, वो रिसोर्स क्रंच उसके पास जबरदस्त है, ये बात वो रियलाइज कर रहा है। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि उनकी जो इकोनॉमिक विंग है उसके ट्विटर हैंडल से पहले ये कह दिया गया कि हमारे जो पार्टनर्स हैं हमको पैसा दें क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस एकदम नहीं है, और वो कह रहे हैं कि एनिमी से लड़ने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो एक बार भीख मांगने पर वो आमादा हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ के मामले में भारत ने एब्सटेन किया है। असल में आईएमएफ के जरिए पैसे दिए जाएं पाकिस्तान को कि नहीं, दुनिया में ये बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया में आतंक की एक तरीके से फैलाने वाली जगह कौन सी है, पाकिस्तान में उसकी जड़ है। और भारत ये कह रहा है कि आप सबके सामने ये है और क्या आपको सबूत चाहिए, अब उसको आप पैसे देने बंद कीजिए, क्योंकि जिस मद में वो पैसे लेता है वहां वो खर्च नहीं करता, आतंकवादियों को पनपाने के लिए इसको लगा देता है। अब अगर आईएमएफ में आप वोटिंग के हिसाब से देखें तो यहां जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका वोट ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री का एक वोट होगा, वहां किस कंट्री का साइज कितना है उस हिसाब से उसका प्रोपोर्शन गिना जाता है। और हिंदुस्तान, इसीलिए यूएस जैसी जो कंट्रीज हैं वो बड़े तुलनात्मक रूप से उनका बहुत ज्यादा मैटर करता है आईएमएफ में या हाँ या ना कहा जाना। हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से ना कहा है और बाकी के लोगों को यह संदेश दिया है कि आपको पैसे नहीं देना चाहिए इनको, वरना ये पैसों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आपने साल दर साल देखा है। बट क्या ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है और क्या ये सेंस प्रिवेल करेगा कि इस तरह के लोगों के हाथों में उस तरह देना पूरी दुनिया के लिए लगातार खतरे को और बढ़ाते जाना है? ये एक बड़ा सवाल है कर्नल उत्कर्ष। और क्या ये गुड सेंस प्रिवेल करेगा जो हिंदुस्तान चाहता है दुनिया समझे, या गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म आज भी कहीं एग्जिस्ट करता है? कि पाकिस्तान का केस बहुत क्यूरियस है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से दुनिया के हर हिस्से में टेररिज्म गया है, ग्लोबल टेररिज्म, लेकिन पाकिस्तान को लोगों ने कंडोन किया है, ओवरलुक किया है अपने स्ट्रेटेजिक एम्स की पूर्ति के लिए। और उसमें सबसे बड़ा ज्यादा नाम अगर किसी का है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स का है, और उसके बाद आप चाइना का नाम ले सकते हैं। तो ये हमेशा आप पाएंगे कि इनके साथ ये बचता आया है। अदरवाइज FATF की लिस्ट से इसको बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा मुल्क है जिसको जितने भी वहां यूनाइटेड स्टेट्स में नेता हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, जब तक वो पावर में रहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब बायोग्राफी लिखते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान बैकयार्ड में सांप पाल रहा है। ये हर आदमी करता है क्योंकि उन्होंने अपने देश के स्ट्रेटेजिक हित साधने। तो यहाँ पर आज IMF में किस तरीके के इसके रिजल्ट आएंगे इस पे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि हो सकता